गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे आरबीएससी बोर्ड का जो अभी पेपर लगा है उस पर। आज उसका अपन पार्ट ए और बी का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बेटा। उससे पहले जो स्टूडेंट्स आज मेरे साथ नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा अपना, इफ़ फंक्शन रियल टू रियल गिवन है, यानी डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। देन आपको क्या क्या फाइंड करना है बेटा, एक तो एफ इनवर्स 8 की वैल्यू ज्ञात करनी है और एक एफ इनवर्स 9 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब भी एक नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़े तरीके से नहीं करना है, अपने को छोटा रूप देना है जितना हो सके। हालांकि बड़े टाइप का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी अपने को छोटा करने की कोशिश करना है। एफ इन्वर्स की बात करें तो आपको पता है कि जैसे फंक्शन में एफ एक्स होता है तो इन्वर्स आते ही एक्स की जगह वाई हो जाता है, कि डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाता है और रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि एफ एक्स बराबर वाई की बात करता हूँ तो एफ उधर जाएगा तो एफ इन्वर्स वाई बराबर एक्स हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो अंदर होता है वो वाई होता है। और वाई किसको बोलते हैं, एफ एक्स को मैं नॉर्मली इसको बोलता हूँ वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। और मैं y की वैल्यू सबसे पहले 8 डाल दूंगा तो 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको एक तरफ ले ले सभी को तो इधर 1 बच जाएगा बेटा, 8 उधर जाएगा। तो अब इसके फैक्टर कर ले कि मल्टीप्लाई करने पर तो अपने पास क्या 1 और एडलेस करने पर 5, तो शायद ऐसा फैक्टर नहीं होता है अपने पास। तो क्या करेंगे, सबसे पहले श्रीधराचार्य का यूज कर ले, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी की वैल्यू डाल दो बेटा, ए तो अपने पास 1 है, बी 5 है और सी 1 है। तो ये रखते हैं एक्स बराबर क्या आ गया, -5 प्लस माइनस -5 का प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 4 ए और सी 1 है तो 1 ही हो जाएगा बेटा, 2a, ए की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, -5 प्लस माइनस ये 221 अपॉन 2। ये तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो इसी को मैं कहूँगा क्या बेटा, एफ इनवर्स 8 कहूँगा मैं। जो एक्स था उसी को कहते हैं अपन इन्वर्स। और एफ इन्वर्स 9 की बात करूंगा तो y बराबर 9 रख दूंगा तो 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। 9 से 9 कट गया, इन दोनों में x कॉमन आ गया तो बेटा क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू -5 आ गई। तो इस प्रकार से, और x रियल है तो रियल रूट में आए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, सभी रूट रियल होते हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये तो आपके बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो बोर्ड में इस बार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं देने की वजह से बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और लेंदी पैटर्न होने की वजह से कुछ बच्चों के क्वेश्चन रह भी गए हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इन्वर्स से रिलेटेड है बेटा। ये है 2tan ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। तो दिखते ही अपने सबसे पहले दिमाग में आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x की जगह तो x डाल देना है और y की जगह x क्यूब डाल देना है। ये बाहर 2tan तो एज इट इज़ रहेगा और ये फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पर। तो tan इनवर्स x की जगह डाल दो क्या बेटा, x प्लस y की जगह x क्यूब 1 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब। इन्वर्स से tan हट जाता है तो 2 और बच गया क्या अंदर, इन दोनों में बेटा x कॉमन ले लूँ तो बचा क्या बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। और नीचे आप ध्यान दोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, 4 को स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में लगा सकता हूँ। तो ये 2x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा बेटा। ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आंसर आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका इन्वर्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो टाइप है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है।
हालांकि अभी तक पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बाकी एक एक नंबर के टाइप का ही है दूसरा। तो तीसरा क्वेश्चन जो मैट्रिक्स का है वो भी आपके बिल्कुल एक नंबर के फॉर्म में ही है बिल्कुल। इफ़ मैट्रिक्स दी हुई है k+4 -1 3 एंड k-6 इक्वल्स टू मैट्रिक्स A -1 3 और -4, देन आपको A की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सभी को पता है कि इफ़ टू मैट्रिसेज आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। दो मैट्रिक्स समान होती है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो A की वैल्यू चाहिए तो A ये इसके बराबर होगा बेटा, सॉरी अक्स ये K है, बिल्कुल अक्स नहीं है K है यहाँ पर बेटा। तो k+4 है वो बराबर है A के। अब जब तक K की वैल्यू नहीं आएगी तब तक A की वैल्यू नहीं आएगी, तो K की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा, ये इसके बराबर होगा k-6 इक्वल्स टू -4। तो K की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई क्या, और ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूँ 2 + 4 बराबर A, तो A की वैल्यू क्या आ गई 6 आ जाती है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जो एक नंबर का था। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो आपका एक डेफिनेशन पूछी थी कि भाई आपके सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर सभी जानते हो कि सिंगुलर तो क्या होती है बेटा, सिंगुलर कि जिसमें ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट्स A की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 0 हो जाती है, वो क्या कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर क्या होती है बेटा, नॉन सिंगुलर क्या होती है जिसमें डिटर्मिनेंट्स A की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होती है, वो क्या कहलाती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ये आप सभी जानते हो। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है बेटा, बिल्कुल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। प्रूव दैट द इंटरवल दिया हुआ है -1 से 1, इसमें प्रूव करना है कि फंक्शन जो f(x) है x² - x + 1 इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कि ये फंक्शन इस इंटरवल में न तो इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बेटा कि भाई जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है तो आपको पता है कि ग्राफ बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, क्योंकि उस इंटरवल में दोनों काम हो रहे हैं, तभी न तो बढ़ता है न तो इंक्रीजिंग होता है न डिक्रीजिंग होता है। तो बीच का पॉइंट कौन सा है जहाँ से टर्न ले रहा है, यदि डिक्रीज है तो इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज है तो डिक्रीज हो रहा है। तो उस पॉइंट के लिए मैंने कहा था कि f(x) से f'(x) निकालते हैं, क्या हो गया बेटा 2x - 1, और f'(x) इक्वल्स टू 0 रख देते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो यहाँ से 2x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2, यानी वो पॉइंट 1/2 है। तो इसका जो इंटरवल अपन ने निकाला था, जैसे मेरे को -1 से 1 में चाहिए तो 1/2 बीच में आ गया, तो इसका इंटरवल बन गया एक तो -1 से 1/2 और एक 1/2 से 1। इसका मतलब एक में इंक्रीज होगा और एक में डिक्रीज होगा, या पहले में डिक्रीज होगा तो दूसरे में इंक्रीज होगा, तभी फंक्शन नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज होगा। तो देख लो ये वैल्यू उठा के f'(x) में डालते थे अपन, f'(x) 2x - 1 और x की वैल्यू -1 से 1/2 के बीच में 0 होता है, तो मैं 0 रख दूँ बेटा, f'(0) की वैल्यू क्या आ गई बिल्कुल -1, और नेगेटिव आते क्या आता है डिक्रीजिंग, यानी इसमें तो डिक्रीज हो रहा है इंटरवल। और 1/2 से 1 के बीच में मैं वैल्यू रख दूँ तो क्या रख दूंगा, जैसे 0.5 से 1 के बीच की बात करूँ तो x बराबर 0.6 रख देता हूँ। तो f' में रख दो 0.6, तो 2 × 0.6 - 1 6 दूनी 12, यानी 1.2 - 1 कितना आ गया बेटा 0.2, यानी पॉजिटिव आ रहा है। और जब पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या हो गया इसमें इंक्रीजिंग हो गया। तो एक में इंक्रीजिंग हो रहा है एक में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इस पूरे इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा, कि आप लिख दोगे कि -1 से 1/2 में तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और 1/2 से 1 में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स -1 से 1 में क्या होगा फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। तो ये आपके बेटा 5 क्वेश्चन हो गए। 500 में से ये भी थोड़ा एक नंबर के टाइप का नहीं था, ये 3 में या 2 में आने वाला था। पहले नंबर का भी थोड़ा बड़ा था लेकिन अगले ने दे दिया, अगले की मर्जी बेटा। 6th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है 1/1 + sin x। इसका आपको क्या करना है बेटा इंटीग्रेशन समाकलन करना है। तो सभी को अच्छे से आता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं बेटा। 1 - sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ही नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी, ऊपर तो 1 - sin x आ गया और नीचे a + b और a - b, a² - b² हो गया है बेटा।
और ये होते ही सबको पता है क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, बिल्कुल कोस स्क्वायर एक्स होता है। अब नीचे दो टर्म है तो अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 को भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा दो और साइन एक्स को भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा देंगे। तो अपने पास आ गया ये तो सेक स्क्वायर एक्स, और अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे बेटा, साइन अपॉन कोस तो हो गया टेन एक्स और 1 अपॉन कोस हो गया सेक एक्स, ये आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो सभी, बिल्कुल टेन एक्स होता है, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है प्लस सी। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल 1 नंबर के टाइप का ही क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को। अब जो 7th क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, वो क्वेश्चन आया था आपका किससे, वेक्टर से, समाकलन से। तो समाकलन करने के लिए आपको डॉट क्रॉस या फिर उसकी जो भी आइडेंटिटीज़ है, उसकी जो डेफिनेशंस है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अपना क्वेश्चन जो 7th है उसका जिक्र करते हैं अपन। 7th क्वेश्चन है बेटा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका आपको क्रॉस करना था किससे, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप से। ये आपका क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो सभी को पता है डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला होता था, जैसे ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया, तो दोनों का क्रॉस करूँगा तो डिटर्मिनेंट्स आई कैप जे कैप और के कैप, और नीचे इसकी ए वेक्टर के तो ये कोएफिशिएंट्स है 2 माइनस 3 और 4, और इसके एलिमेंट्स है 3 4 और -4। अब इसका एक्सपेंड कर दे, तो एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1 के सापेक्ष प्रसरण कर दूं, तो आई कैप इंटू ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये प्लस का 12 हो गया, ये 4 4 या 16 हो गया, फिर माइनस का जे कैप, ये छोड़ देंगे तो माइनस का 8, और फिर माइनस आता है 4 3 या 12, फिर प्लस का के कैप, और ये छोड़ देंगे तो 4 2 या 8, माइनस ये माइनस का 9 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, 12 में 16 गया तो माइनस का 4 आई कैप हो गया, ये माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 20 जे कैप, और ये 8 और 9 17 के कैप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके क्या आया था बेटा, बिल्कुल 1 नंबर के टाइप का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो एक डेफिनेशन आई है बेटा, सॉरी डेफिनेशन नहीं है, कोलिनियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। तो कोलिनियर सभी जानते हो, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको कोलिनियर बनाना है। तो कोलिनियर के अपन ने तरीके 2-3 पढ़े थे, वैसे तो आपको दे रखा है ए पॉइंट तो दे रखा है 2 3 4, और बी पॉइंट दे रखा है बेटा -1 2 और -3, और सी पॉइंट दे रखा है -4 1 और -10, और बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या। तो देखो बेटा 3 पॉइंट जब कोलिनियर अपने को प्रूव करने होते हैं तो अपन ने एक तो वेक्टर फॉर्म से पढ़ा था कि वेक्टर अपने पास क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया 0 कर देते थे, तो वो तरीका भी था। और एक तरीका अपना था 3D से कि ए बी का डायरेक्शन रेशियो और बी सी का डायरेक्शन रेशियो इक्वल हो जाए, तो उससे भी कर सकते थे। तो बताइए किससे करें बेटा, तो जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। तो सबसे इजी तो अपने डायरेक्शन रेशियो रहेगा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के दिक् अनुपात निकालूँ, तो A1 B1 C1 नाम दे देता हूँ। क्या होता था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ए बी है तो ए और बी करेगा, देखो x2 का काम -1 करेगा, x1 का काम -2, और इधर y2 का काम 2 करेगा और y1 का काम 3, और z2 का मान -3 और z1 का मान 4। तो ये आ गया -3 -1 और -7। इसी प्रकार मैं BC के डायरेक्शन रेशियो निकालूँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC के दिक् अनुपात निकालूंगा, तो इसको A2 B2 और C2 नाम दे दूँ बेटा। तो वही फॉर्मूले, अब B और C को काम में ले लूँगा, तो x2 माइनस x1 यानी -4 -1, ऐसे y2 माइनस y1 यानी 1 -2, और z2 माइनस z1 यानी -10 -3। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये -3 बच गया, ये -1 बच गया, और ये -7 बच गया। तो इस प्रकार से देखो दोनों के डायरेक्शन रेशियो देख लो सेम है, A1 और A2 B1 और B2 और C1 और C2 इक्वल है, या इक्वल नहीं होते तो प्रोपोर्शनली भी हो सकते हैं, समानुपाती भी हो सकते हैं, तब भी ये क्या कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, यदि डायरेक्शन रेशियो इक्वल होते हैं तो कोलिनियर होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसी प्रकार मेरा जो क्वेश्चन नंबर 9th है उस पर चलते हैं। जो 9th क्वेश्चन आपका है, 8th क्वेश्चन तो 1 नंबर के टाइप का ही था, कोई ज़्यादा टाइम खाने वाला नहीं था। 9th है डिफाइन द फीसिबल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग
प्रॉब्लम, LPP पढ़ी है रेखिक प्रोग्रामन वाली, तो उसमें आपको फीसिबल एरिया यानी उभयनिष्ठ जो क्षेत्र आता है उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। तो सभी जानते हो उसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, बिल्कुल कि जो कॉमन एरिया आता था सभी का, जो कॉमन एरिया वो आपका आंसर होता था फिजिबल सॉल्यूशन, उसका हल क्षेत्र। तो उस हल क्षेत्र में कोई भी पॉइंट होता था वो सभी इनइक्वलिटीज़ को क्या करता था, संतुष्ट करता था, सेटिस्फाई करता था। तो ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू जो प्रत्येक इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे वो उसका क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। यही आपको आंसर लिखना था। चलो नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर से है बेटा। उसमें जो 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक की प्रायिकता दी हुई है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रायिकता दे रखी है 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्स ए यूनियन बी वो दी हुई है 7/11, और आपको फाइंड करवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना होता है तो याद होगा फॉर्मूला, PA प्लस PB माइनस PA यूनियन बी, क्योंकि जब इंटरसेक्शन पूछे तो यूनियन इधर आ जाता है, यूनियन पूछे तो इंटरसेक्शन इधर आ जाता है। अब रख दो बेटा वैल्यू 6/11, 5/11 और -7/11, LCM आ गया 11, तो 6 + 5 - 7, ये ऐड करोगे तो कितना आ गया बेटा 11, 11 - 7 कितना हो गया 4/11। तो ये भी आपका बिल्कुल एक नंबर के अकॉर्डिंग ही दिया है, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पार्ट बी का क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन है, इफ़ f एंड g आर 1, 1 on 2 फंक्शन सच दैट कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f एंड g ऑफ f इनवर्स आर डिफाइंड। g ऑफ f और g ऑफ f इनवर्स डिफाइंड है, तो आपको प्रूव करना है g ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए कुछ देखो फंक्शंस अपने को मान के चलने होंगे कि पहला फंक्शन मैंने मान लिया कि जैसे f फंक्शन मान लो a से b सेट में है, और g फंक्शन मान लेता हूँ मैं b से c सेट में है, और जैसे a एलिमेंट मैं a सेट का मान लेता हूँ, b एलिमेंट मैं b सेट का मान लेता हूँ, और c एलिमेंट मैं c सेट का मान लेता हूँ। तो यहाँ से एक फंक्शन जैसे f इक्वल्स टू b हो गया, जैसे f(x) इक्वल्स टू y होता है, तो ये a से बिलोंग करेगा। ऐसे ही जी बी बराबर मान लो मैं मान लेता हूँ c, ये दो फंक्शन है f और g फंक्शन। अब हमें प्रूव करना है, तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो एक बात सभी जानते हो कि यदि f a से b है, g b से c है, तो g ऑफ f किस में होगा, तो g ऑफ f, तो f का तो डोमेन लेते हैं, g की रेंज लेते हैं, तो f का डोमेन क्या है बेटा a, और g का रेंज क्या है c, तो a to c हो जाएगा, तो g ऑफ f होगा वो a to c होगा। इसका मतलब g ऑफ f इनवर्स हो गया, वो क्या हो गया g ऑफ f इनवर्स जो हो जाएगा वो c to a हो जाएगा बेटा, क्योंकि डोमेन रेंज में चेंज हो जाती है और रेंज डोमेन में चेंज हो जाती है, प्रांत परिसर में और परिसर प्रांत के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इसी प्रकार अपने पास इनवर्स की बात कर लेते हैं। जैसे f यहाँ से इनवर्स निकालूँ मैं, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, f इधर आएगा तो f इनवर्स b हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। ऐसे ही g से निकालूंगा तो g इनवर्स c हो जाएगा, वो b हो जाएगा, ये इनवर्स निकल गया आपका। और f इनवर्स ऑफ g इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, तो g इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, जैसे f a to b है तो f इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा b to a हो जाएगा, और g है वो b to c माना है, तो g इनवर्स हो जाएगा वो c to b हो जाएगा। तो इसमें g इनवर्स का तो डोमेन लेना है यानी c, और f इनवर्स का रेंज लेना है यानी a, तो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स जो होगा वो c to a होगा। अब इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले g ऑफ f निकालते हैं बेटा, g ऑफ f का डोमेन a से लिया गया तो a, g ऑफ f a यानी g f x होता है ना जैसे, तो g ऑफ f a बराबर क्या हो जाएगा g ऑफ f a, और एफ ए की वैल्यू क्या डाल दूंगा मैं यहाँ से, एफ ए की वैल्यू मैंने मानी है b, और जी बी की वैल्यू मैंने मानी है c, तो g ऑफ एफ ए इक्वल्स टू c आ गया। तो g ऑफ f इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर आएगा, तो g ऑफ f इनवर्स c बराबर हो जाएगा, a बच जाएगा इधर, ये उठ के इधर आ जाता है तो इनवर्स हो जाता है। तो ये तो आपका हो गया LHS। अब RHS पे ध्यान देते हैं अपन कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, तो g इनवर्स स्टार्ट कर रहे थे तो इसका डोमेन c है, और c से क्या लिया मैंने स्मॉल c,
तो ये स्मॉल सी से स्टार्ट होगा, तो ये बन गया एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स सी बनेगा बेटा। और जी इनवर्स सी की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो बी है, तो ये बन गया एफ इनवर्स, इसकी वैल्यू बी डाल दी मैंने, और एफ इनवर्स बी की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो ए हो गई, तो बराबर ए आ गया। तो देखो वो का वही आ गया कि नहीं, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स सी की वैल्यू आ गई आपके पास ए। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, और यही अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस प्रकार से अपने को दो फंक्शन क्या करने हैं, मानकर चलने हैं और उसको फिर सॉल्व करना है। अब इसका जो 12th क्वेश्चन आ रहा है वो वापस अपने पास किससे रिलेटेड आ रहा है बेटा, आपके जो मैट्रिक्स का जो पार्ट पढ़ा था इन्वर्स से रिलेटेड, उससे आ रहा है। सॉरी, इन्वर्स से क्या, मैट्रिक्स का क्वेश्चन ही है, 2 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। और मैट्रिक्स के लिए तो आपको पता है कि ज़्यादा कोई बड़ी कहानी नहीं है, उसमें कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर है आपके पास, इफ़ 12th क्वेश्चन है, इफ़ ए माइनस 2i बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स -1 -2 3 2 1 -1 एंड -3 1 0, देन फाइंड करना है ए इंटू ए का ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है। तो और आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर की। तो सभी जानते हो कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले ए होना चाहिए, तो यहाँ से पहले ए निकाल लो आप। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 और 0, और इसका ट्रांसफ़र करूँगा तो ये माइनस का इधर 2i प्लस का 2i हो जाएगा। और आई जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाल दो, तो यहाँ से ए मैट्रिक्स अपनी हो गई -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये 2 से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, ए आ गया। ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, -1 -2 3 इधर 2 1 -1 और -3 1 0 और प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या हो गया बेटा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब दोनों को ऐड कर दो तो ए अपने पास आ गया, -1 में 2 ऐड करूँगा तो 1 आ गया, -2 में 0 ऐड किया तो -2, 3 में 0 ऐड किया तो 3, 2 में 0 ऐड किया तो 2 3 -1, इधर -3 1 और 2, ये आपका ए प्राप्त हो गया। अब लास्ट में ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने से पहले ए का ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज कर दो, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज कर दो। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब लास्ट में अपन इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है अपने को, रख दो वैल्यू, ए की वैल्यू रखेंगे -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 और 0 इंटू ए का ट्रांसपोज आ गया 1 2 -3 -2 3 1 और 3 -1 2। मल्टीप्लाई करना सभी को आता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 इंटू 1 -1 -2 इंटू -2 +2 सॉरी +4 3 इंटू 3 +9। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -2 इंटू 3 -6, ये 3 1 जा 3 -3। फिर इसको थर्ड कॉलम से करेंगे तो -1 इंटू -3 +3 -2 इंटू 1 -2 3 इंटू 2 6। अब इसी प्रकार सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 1 जा 2 1 -2 -2 ये -3, इधर 2 2 जा 4 3 और ये +1 2 3 जा -6 1 1 1 -2। फिर थर्ड रो को करो फर्स्ट कॉलम से तो -3 1 -2 क्या हो जाएगा बेटा, -2 और ये 0, इधर -3 इंटू 2 -6 +3 +0, ये -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +9, ये +1 और ये 0। और जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया बेटा, ये हो गया 12, इधर हो गया -8 और -11, और इधर हो गया 7
इधर देखो बेटा 2 से 2 कट गया तो -3 बच गया, इधर 4 और 4 8 हो गया, और ये लास्ट हो गया -7, और लास्ट देखो -5, ये हो गया -3, और ये हो गया 10। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया बेटा 2 नंबर का। हाँ बेटा 13वां क्वेश्चन अपना है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड सामने दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें डायरेक्ट ही वैसे तो लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला मेथड लगाना होता है, लेकिन ये डायरेक्ट देख लो, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो रहा है कि 2x + 3 तो डायरेक्ट हो रहा है, तो t मान के आराम से सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं क्या मान लूँ, x² + 3x + 1 को t मान लूँ, और रूट के अंदर तो t² मानूंगा तो रूट भी हट जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। तो करो डिफ्रेंशिएशन, 2x + 3 = क्या हो जाएगा, 2t dt/dx। ये मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब सोल्व कर लो बेटा, यहाँ से करोगे तो क्या आ गया अपने पास, dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया, 2x + 3 × dx = 2t dt बच गया। तो ये इसकी वैल्यू मैं डाल दूँ इसके अंदर, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो 2t dt आ गया, 2x + 3 dx की वैल्यू अपॉन ये √t² हो जाएगा बेटा। तो अब यहाँ से रूट से स्क्वायर कट गया, तो मेरा बन गया क्या, यहाँ 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और t/t dt, t से t कट गया, तो ये आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1, और 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा, और t की वैल्यू वापस डाल दो। ये क्या, t की वैल्यू यहाँ से डालोगे तो ये डाल दिया √x² + 3x + 1 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी आराम से बिल्कुल इजी वे में आया है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट जो 14 क्वेश्चन है आपका वो किससे रिलेटेड है बेटा, 14 क्वेश्चन है वो है आपका अवकलन से रिलेटेड, डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है और कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। 14 नंबर, y = है √log x + √log x + √log x + इनफाइनाइट तक, इसका आपको dy/dx ज्ञात करना है। तो जब भी dy/dx ज्ञात करवाए मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब देखो रूट वगैरह पहले हटाया जाए, यदि डायरेक्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो नहीं होने में आएगा। तो इसका क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इतने रूट आ जाए तो आप स्क्वायर कर दिया करो, वर्ग करेंगे तो y² बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ये ऊपर एक रूट हट जाएगा ऊपर वाला केवल, बाकी रूट आपको वैसे की वैसे नजर आएंगे, ऐसे हो जाएगा। और ऐसे होते ही ये जो बाकी रूट नज़र आ रहे हैं, ये वाला, ये वो क्यों नज़र आ रहे हैं जो y था, देखो ये क्या नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वापस y बन गया, ये वाला अंदर वाला रूट। और अब इसका आराम से सॉल्यूशन कर लो। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो बेटा विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2y और y का dy/dx, इधर log x का 1/x और y का dy/dx। अब dy/dx के पद एक तरफ ले लेंगे तो क्या आ गया बेटा, 2y dy/dx तो है ही इधर, ये dy/dx इधर आएगा तो माइनस का हो गया, बराबर में 1/x बच गया। dy/dx कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, 2y - 1 बराबर 1/x। तो लास्ट अपना dy/dx क्या आ गया बेटा, 1/x × 2y - 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। और पार्ट बी का जो लास्ट क्वेश्चन है 15, वो किससे रिलेटेड है बेटा, वो आपके आ गया किसका, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का, अवकलज के अनुप्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपने रेखा वगैरह 11th में भी पढ़ी है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, नॉर्मल यानी अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है बेटा। और कर्व दिया हुआ है आपको, वक्र दिया हुआ है 2x² - y² बराबर 14 विच आर पैरेलल। और जो नॉर्मल है वो किसके पैरेलल दिया हुआ है, लाइन के, किसके, और लाइन की इक्वेशन है x + 3y बराबर 6। तो देखो नॉर्मल की इक्वेशन ज्ञात करनी है, ये कर्व दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है और नॉर्मल लाइन के पैरेलल है। तो पहले बात तो यहीं से समझ जाओ कि पैरेलल लाइन आते दिमाग में क्या आएगा,
कि नॉर्मल भी एक लाइन ही तो होती है और दो लाइन पैरेलल है, मतलब दोनों के स्लोप इक्वल है, ढाल इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो मैं लाइन का स्लोप निकाल लूँ, वही नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो पहले तो वही लिख दो कि पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप क्या आ गया मेरे पास? नॉर्मल का ढाल क्या आ गया? इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा वही आ जाएगा। तो क्या आ गया बेटा? 1 + 3 dy/dx बराबर 0। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा बेटा? -1/3। ये तो आ गया नॉर्मल का स्लोप। अब नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए एक तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए और एक पासिंग पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कि कहाँ वो उसको स्पर्श यानी कर्व को कहाँ टच करते हुए जा रहा है। तो स्लोप तो आ गया, पॉइंट और चाहिए, वो कर्व से निकालेंगे। तो आपको पता है कि कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कर्व का डिफरेंशिएशन करने पर, कर्व का अवकलन करने पर आपको किसका स्लोप प्राप्त होता है? बिल्कुल उसकी टेंजेंट का, उसकी स्पर्श रेखा का ढाल आता है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा का ढाल निकालेंगे बेटा। क्या आ गया? 4x - 2y dy/dx = 0। अब ये स्लोप है, ये तो स्लोप है नॉर्मल का। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का क्यों निकाल रहा हूँ? बिल्कुल 3 आ जाएगा, अपोजिट हो जाता है, -1/m होता है, क्योंकि ये जो dy/dx शो कर रहा है वो टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पर्श रेखा के ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। तो कई बच्चे ये डायरेक्ट रख देते हैं, जबकि ये रखना होता है टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का ढाल। तो 4x - 2y × 3 बराबर 0। तो यहाँ से 4x - 6y = 0। तो यहाँ से 6y बराबर 4x हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2x/3 आ जाएगी। और y की वैल्यू मैं कर्व में रख दूंगा तो मेरा पॉइंट आ जाएगा। तो y की वैल्यू मैं कर्व में रख दूँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ बेटा। तो क्या आ गया? 2x² - y की जगह 2x/3 का स्क्वायर बराबर 14। तो यहाँ से देख लो बेटा, 2x² - 4x²/9 बराबर 14। माइनस करूँगा तो क्या आ गया? 9 एलसीएम आ गया। तो 18x² - 4x² बराबर 14। तो ये कितना बच गया बेटा? 14x² बराबर 9 × 14 हो गया। 14 से 14 कट गया तो x² बराबर 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +-3। तो अपने पास ये पॉइंट आ गए, वो 2 आ गए, और x की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा तो y आ जाएगा। जैसे x बराबर मैं 3 डालूंगा तो y बराबर कितना आ गया? 3 से 3 कट गया तो 2 आ गया। तो एक तो पॉइंट आ गया 3 और 2। दूसरा x बराबर -3 रखूँगा तो -3 रखते ही y बराबर -2 आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आ गया -3 और -2। अब पॉइंट आ गया और स्लोप आ गया नॉर्मल का है। तो अब इक्वेशन बना लेंगे लास्ट के अंदर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूँ लास्ट में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो क्या होता है फॉर्मूला बेटा? y - y1 बराबर mx - x1। x1 y1 मैं 3 2 ले रहा हूँ सबसे पहले। 3 2 लूँगा तो y1 की जगह तो 2, m इसका स्लोप, नॉर्मल का स्लोप -1/3 और x1 की जगह 3। तो यहाँ से ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3y - 6 बराबर -x + 3 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई x + 3y बराबर 9। एक इक्वेशन तो ये आ गई बेटा। और दूसरी इक्वेशन में -3 और -2 से पास होने वाला नॉर्मल तो रख दो। अब इसमें x1 y1 की जगह -3 -2 कर दूंगा तो y - y1 की जगह तो -2 तो +2 हो गया, स्लोप उतना ही है। और x - x1 की जगह -3 होते ही +3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3y + 6 बराबर कितना हो गया? -x - 3, -x इधर आएगा तो प्लस का x + 3y बराबर -9 आ जाएगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये बेटा आज अपन ने पार्ट ए और पार्ट बी किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट सी और डी की चर्चा करूँगा। तो आप बने रहें प्रगति क्लासेज के साथ। ओके, थैंक यू।